नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी। आज कैथल की चिरंजीवी कॉलोनी मिलन पैलेस के पीछे ही मैं मौजूद हूं और जिस परिवार को आप मेरे साथ देख रहे हैं वो एक ऐसा परिवार है जो यूक्रेन में जो भारतीय हैं या फॉरेनर हैं उनकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच में आप तीसरे महायुद्ध को देख भी रहे हो और हर दिन वहाँ की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कोई मिसाल कभी किसी बिल्डिंग पर गिर रही है तो या किसी स्कूल पर गिर रही है, लेकिन किस तरह से मदद की जा रही है और किस तरह से वहाँ के लोगों की हेल्प की जा रही है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस परिवार को आप मेरे साथ देख रहे हैं, इस भाई साहब को देख रहे हैं, ये भी यूक्रेन से अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ के हालात किस तरह के हैं और उन हालातों को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस सभी विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन कैथल का एक परिवार जो है वो यूक्रेन में फ़िलहाल मसीहा बना हुआ है। इनकी एक समिति है हिंदू स्वयंसेवक संघ, वो फ़िलहाल यूक्रेन में सभी फॉरेनर्स और भारतीयों के लिए मसीहा जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि हर संभव मदद फ़िलहाल यूक्रेन में की जा रही है। भले ही भारत सरकार भी मदद करती हुई नज़र आ रही है या सामाजिक संस्थाएं मदद करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कैथल का एक परिवार है। फ़िलहाल उनसे ही सीधे तौर पर बात कर लेते हैं, समय हम ज़्यादा नहीं नष्ट करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल सेठ है और मैं खारकोव में पिछले 24 वर्षों से रह रहा हूँ। अपना व्यवसाय है और परिवार के साथ वहीं रह रहा हूँ। और मेरे बड़े भाई साहब वो पिछले 32 वर्षों से यूक्रेन में हैं और अभी वो फ़िलहाल दनिप्रो में ही हैं। वो भारत नहीं आ रहे हैं और वहीं रहकर वो अपने जितने भी भारतीय लोग हैं, छात्र जो फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से कैसे इवैक्यूएट करना है, कैसे उनको क्या गाइडलाइंस देनी है, वो एक अपनी जो हमारी हिंदू स्वयंसेवक संघ की एक पूरी टीम है उसमें उसके साथ लगे हुए हैं और मदद का कार्य जहां यथासंभव पहुंचा रहे हैं। सर, आप यूक्रेन से कब यहाँ लौटे थे? जब आप यहाँ लौटे वहाँ के हालात किस तरह के थे? क्या जो जिस तरह से अभी गोलाबारी चली हुई है, क्या उसके बीच के दौरान आप यहाँ पहुँचे हैं या उससे पहले आप पहुँचे हैं? जी, मैं यहाँ 16 तारीख को आ गया था, 16 फरवरी को। और उस समय हालात ठीक थे, सामान्य थे, जनजीवन सामान्य था। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसी कुछ उम्मीद हो रही थी। तो अब युद्ध का एक नियम होता है कि वो कभी भी टाइम फिक्स नहीं किया जाता है कि कब या कितने बजे या किस दिन को युद्ध होगा। कभी भी वो गोलाबारी कर सकते हैं। जी, युद्ध कभी भी विश्व में होता है तो वो एकदम अनायास होता है। जी। तो इसी के चलते कि अगर युद्ध होगा तो भगदड़ मचेगी, लोगों को इवैक्यूएट करने में, भागने में दिक्कत होगी। तो इसी सोच के साथ कि हम कुछ पहले निकल जाएं ताकि बाकी लोगों को भी भगदड़ के समय कम दिक्कत आए। तो इस तरह के एक सोच के साथ मैं अपने परिवार के साथ, यानी आपके पास पहले हो चुका था कि अब युद्ध होने जो है वो कभी भी हो सकता है, जिसको लेकर आप पहले ही अपने परिवार को लेकर भारत लौट चुके। उस समय जो लोगों की मन की स्थिति थी यही थी कि कुछ भी हो सकता है, युद्ध क्या पता ना भी हो और हो भी सकता है। उस समय तक कुछ ऐसा क्लियर नहीं था। अब आपके बड़े भाई साहब वहाँ पर इस समय यूक्रेन में हैं और वहाँ के हालात इस समय के किस तरह के हैं? जिस तरह से डेली आपकी उनसे वीडियो कॉल पे बात होती होगी या फ़ोन कॉलिंग आपकी बात होती होगी, किस तरह के हालात अभी वहाँ देखे जा सकते हैं? जी, मेरी हर रोज़ लगभग मेरे ख्याल 300 से 500 लोगों से बात होती है जो यूक्रेन में छात्र अपने फंसे हुए हैं। अलग अलग शहरों में उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। कोई आइसोलेट हो गया है, कोई अकेला रह गया है, कुछ ग्रुप्स में हैं। किसी को, कई लोगों को खाने की दिक्कत आ रही है कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। जो उनका 3-4 दिन का एक स्टॉक था खाने का वो ख़त्म होता जा रहा है। तो हम कि उनको खाना कैसे पहुंचाया जाए, हम अपने ग्रुप्स में इसको डिस्कस करते हैं। फिर उसकी लोकेशन पता करते हैं। तो उस लोकेशन के पास कौन हमारा कार्यकर्ता है जो इतनी बॉम्बिंग और शेलिंग के बीच में भी साहस करके वहाँ तक जाकर उसको खाना पहुँचा के आ रहा है। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग समस्याएं हैं। इसमें हमने काफ़ी अच्छा एक गाइडेंस देकर, लोगों को एक दिशा देकर कि कैसे वहाँ से इवैक्यूएट होना है। अलग अलग शहरों से कई स्टूडेंट्स को बसों की जानकारी थी कि बस कैसे हायर करनी है, तो बस का पता करके उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा के इस तरह से 10-10 बसें भी हमने अरेंज करवाई हैं, जिसमें हमारे सैकड़ों विद्यार्थी छात्र जो हैं वहाँ से निकलने में सफल हुए हैं। और लगातार काम अभी भी हमारा चल रहा है। आप जहां आप रहते थे यूक्रेन में, वहां के हालात कैसे हैं? वहां के हालात के बारे में बताएं, क्योंकि सबसे पहले आप ने समय में को विचारा और आप पहले जो है वो इंडिया आ गए। वहां के हालात क्या हैं जहां पहले रहते? जी, मैं खारकोव शहर में रहता हूं और ये
रशिया से 40 किलोमीटर दूर है केवल। तो जो रशिया की फोर्सेस यूक्रेन में एंटर हुई हैं वो इस शहर के थ्रू ही एंटर हुई हैं। और अभी खार्कोव के अंदर बहुत ज़्यादा बमबारी, गोलाबारी और शेलिंग हो रही है। और खार्कोव की जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं उनको काफ़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है, वहाँ के एरोड्रोम्स को ध्वस्त किया गया है। और वहाँ का जो एक टैंक बनाने का और टैंक चलाने का इंस्टीट्यूट है उसकी भी आज खबर आई है कि उसको भी ध्वस्त पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। तो आपने जो ये हेल्प की बात जो वो की हुई है, वो किस तरह से आपने हेल्प का जो स्ट्रक्चर तो है वो बनाया हुआ है, किस तरह से हेल्प जो है लोगों की जा रही है, किस तरह से लोगों से कॉन्टैक्ट जो है वो किया जा रहा है? जी, हम हिंदू स्वयंसेवक संघ से जुड़े, जी ये अभी ये बेटी ने बताया कि जिस स्कूल में बेटी पढ़ती है उस पर आके कैसे ये मिसाइल का अटैक हुआ है। पूरी ये आप देख सकते हैं पूरी आप ये पिक्स में आपको एक फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, फिलहाल ये यूक्रेन की है। और यूक्रेन में जिस स्कूल में ये गुड़िया पढ़ती है, जिस गुड़िया ने एकदम से ये फ़ोटो दिखाई है, वो फिलहाल जो स्कूल है स्कूल की बिल्डिंग पे जो है वो आप देखते हैं मिसाइल जो है वो फटती हुई इसमें दिखाई दे रही है, जिससे कि होल जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। कैथल में इस समय हम मौजूद हैं और यूक्रेन में इनका एक परिवार जो है वो इस समय वहाँ पर मौजूद है। और यूक्रेन में जो ये परिवार था ये भारत लौटा था, लेकिन फ़िलहाल मौके की तस्वीर ये दिखाई जा रही है कि जिस स्कूल में ये गुड़िया पढ़ती थी उस स्कूल पर भी मिसाइल जो है वो छोड़ी गई है। और स्कूल पर जो है बिल्डिंग पर आप इस समय निशान जो वो देख सकते हैं कि किस तरह से इस मिसाइल का होल जो है इस समय बना हुआ है। सर अभी हालात जो है वो इस फोटो के माध्यम से भी दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से कुछ भी कहना संभव नहीं है कि कब किस समय किधर से कौन सी मिसाइल या गोलाबारी आ जाए। तो वहाँ के लोगों की हेल्प जो है वो किस तरह से की जा रही है, किस तरह से मैसेज उन तक पहुंचाया जा रहा है? जी, जो आपका प्रश्न था कि हम लोगों से कैसे संपर्क में आ रहे हैं, हमारी टीम कैसे काम कर रही है, उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो एक शाखा कार्यकर्ताओं की चलती है वो साप्ताहिक शाखा हमारी चलती है पूरे यूक्रेन में। उसमें हम स्वयंसेवक अपना मिलजुल कर कि कैसे जो एक हमारा शाखा का वो रहता है उस चलती है। और जो यूरोप के हमारे HSS के कार्यकर्ता हैं उनसे भी हमारी समय समय पर बैठक चर्चा चलती रहती है, देश के बारे में, विश्व के बारे में और अपने कार्य के बारे में, जो भी हमारा सेवा का कार्य चलता है। तो अभी युद्ध की स्थिति में हमने अपने कुछ आपस में एक बैठक कर अलग अलग एक व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बनाए हैं हमने कि लोकेशन वाइज कि स्लोवाकिया के बॉर्डर पर, हंगरी के बॉर्डर पर, पोलैंड के बॉर्डर पर और रोमानिया के बॉर्डर पर जो समस्याएं वहाँ के लोगों को, हमारे भारत के लोगों को आ रही हैं, उनको प्रॉब्लम्स को एक एक पॉइंट वाइज हम उनको हैंडल कर रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे हमारा कार्य ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चल रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यूक्रेन में लोगों की मदद की जा रही है। ये यूक्रेन के तमाम जो बॉर्डर्स हैं और जो शहर है, सिटीज़ हैं, उनके नाम से ग्रुप्स जो है बनाए हैं। जिस भी बॉर्डर्स पर किसी व्यक्ति को जो भारतीय है या फॉरनर भी सर इसमें लोगों की मदद की जा रही है या सिर्फ भारतीयों की जा रही है? जी, हम बिना किसी देश धर्म को देखते हुए एक मानवता के नाम पर जो भी हमसे मदद मांग रहा है हम वो सबको मदद कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ भारतीयों की ही मदद कर रहे हैं। तो सर जैसे अब हालात बद से बदतर हो चुके हैं वहाँ के, और जहाँ पे ज़्यादा सिस्टम ख़राब हो चुका है, वहाँ पर किस तरह से आपकी जो हिंदू स्वयंसेवक शाखा है वो किस तरह से मदद कर रही है? जी, उसमें आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है। ये काफ़ी दिक्कतें हमें आ रही हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बिगड़ा हुआ है, कहीं बसेस नहीं चल रही हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। उसके बावजूद जितना हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं। कई स्वयंसेवक अपनी जान पर खेल कर, अपना रिस्क लेकर भी हमने ऐसे उदाहरण आए हैं कि उन्होंने जहां यथासंभव मदद पहुंचाई है। तो अब फिलहाल जैसे आपके बड़े भाई साहब हैं, अगर उनसे बात हो सकती है तो वहाँ के हालात के बारे में हम उनसे पूछ सकते हैं, क्या उनसे कोई बातचीत हो इस समय हो सकती है? ट्राई कर सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, अभी उनसे फ़ोन लग नहीं रहा है हमारा। तो मन में ये नहीं आता कि आपके एक भाई साहब हैं वो फिलहाल यूक्रेन में हैं, फिलहाल वहाँ की स्थिति ठीक है लेकिन आने वाले समय में स्थिति गंभीर हो सकती है, तो क्या नहीं लगता कि आपके बड़े भाई साहब को ही बुला लेना चाहिए यहाँ पर? ये परसों तक हमारा यही मन था कि वो उनको किसी तरह से यहाँ वापस लाया जाए। उन्होंने भी काफ़ी सोच विचार कर अपने सभी बाकी लोगों से बात करके हमें ये फाइनल बता दिया कि जो होगा जैसा होगा मैं यहीं पर रहूँगा और लगातार अपने लोगों को कैसे यहाँ से निकालना है उसमें दूसरों की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला जो है उन्होंने ले लिया। जी, ऐसा आप कह सकते हैं। अभी तो लगे हुए फिलहाल सर परिस्थिति बड़ी वहाँ की है, एक माँ का दिल
भी बेटे के प्रति या परिवार के बेटों के लिए या बेटियों के लिए बड़ा ही वो होता है, तो जिसको लेकर माँ भी बड़ा परेशान रहती है। चलिए उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यूक्रेन से आई मैम भी है, इनसे भी जान लेते हैं कि वहाँ के हालातों को लेकर इनका क्या कुछ कहना और फिलहाल वहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर क्या कहना है। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम क्या कहना चाहेंगे यूक्रेन में फ़िलहाल जो हालात बन चुके हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में, उसको लेकर? हालात तो बहुत ख़राब हैं और हम यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैम जिस तरह से अभी एकदम से दिल दहला देने वाली तस्वीर जो है वो गुड़िया ने दिखाई, आपकी गुड़िया खुद उस स्कूल में पढ़ती थी जिस पर मिसाइल की एक फ़ोटो जो है वो सामने आई है। मौजूदा हालात बद से बदतर हैं वहाँ के, वो तो भगवान का शुक्र है या आपने समय रहते समझा और संभले आप भारत आ गए। अब उस समय मौके की परिस्थिति आप देख सकते हैं कि स्कूल में हालात किस तरह के हो चुके हैं। स्कूल में हालात बहुत ख़राब हैं, अभी वीडियो आपने देखी है तो जी। तो अभी जैसे कि आपके परिवार का ही सदस्य एक फैमिली जो है यूक्रेन में है, वो लोगों की मदद करती हुई नज़र आ रही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको वापस आ जाना चाहिए या जो लोग जिस तरह से वो मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं वो मदद करते रहना चाहिए? मदद करते रहना चाहिए जब तक हालात ठीक नहीं होते। बाकी चलिए अंकल जी भी हैं, उनसे भी फ़िलहाल जान लेते हैं। अंकल जी क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि आप के दोनों बेटे जो है यूक्रेन में थे, फिलहाल एक बेटा यहाँ पर है और दूसरा बेटा यूक्रेन में ही है, लोगों की मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरह गर्व आप इस समय महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। मेरे दोनों बेटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अनुप्राणित हैं, दोनों प्रथम वर्ष शिक्षित हैं और उन्होंने संघ के कारण ही बहुत अच्छे संस्कार पाए हैं। अनेक वर्षों से ये दोनों वहीं हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की सहायता अन्य बातों में भी करते हैं और अब युद्ध के समय तो सहायता करना स्वाभाविक है। तो मेरा छोटा बेटा 2 दिन दिल्ली लगा करके आया है और विदेश विभाग के जो राज्य मंत्री हैं मुरलीधरन जी, उनसे भी इनकी वार्तालाप हुई है और अनेक प्रकार के जो सुविधाएं वहाँ पहुँचाई जा सकती हैं भारत सरकार द्वारा, उनके बारे में इनकी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई है इस बात की और उस मीटिंग का बड़ा लाभ रहा है और उसके परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं। अंकल जी आज के दौर में भाई भाई का नहीं है और उस दौर में आपका एक बेटा यूक्रेन में है जो लोगों की मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि बेटे को वापसी इंडिया बुला लेना चाहिए, क्योंकि हालात बद से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं? मेरा जो बड़ा बेटा है वो बहुत बड़ा चुटकुलेबाज है, तो हम कभी उसके पूछते हैं तेरा मन लग गया, कहता मेरा तो मन, मैं तो औरों का मन लगा देता हूँ, मेरे अपने मन लगने की कोई बात नहीं है। युद्ध की स्थिति में भी अगर उससे अब फ़ोन मिल जाता, मेरा फ़ोन मिला नहीं तो वो 2-3 चुटकुले युद्ध के बारे में भी आपको सुना देता। वो बहुत बहादुर है और बड़ी तन्मयता से वो लगा हुआ है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं और मुझे इस बात का गर्व है। तो अब वहाँ के हालात आप लगातार देख रहे हैं, हर रोज़ न्यू टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ पर तस्वीरें जो हैं दिल दहलाने वाली आ रही हैं। तो वहाँ के लोगों की हेल्प जिस तरह से आपका बेटा कर रहा है, यहाँ पर बैठे आपका दूसरा बेटा कर रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब तक ये मदद जो है वो लगातार चलती रहेगी? ऐसा है, मैं कुरुक्षेत्र भूमि में पैदा हुआ हूँ, यहाँ जन्म मरण का कोई प्रश्न नहीं, गीता में पढ़ी है जी। तो जन्म मरण का कोई मैं नहीं तय कर सकता, क्योंकि एक पिता है, पिता का दिल भी पसीजता है जब उसका बेटा कहीं ऐसे हालात में होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो पिता चिंता करता है। अब वो 48-49 का है तो वो मेरी चिंता करे, मैं उसकी चिंता क्यों करूं? फिलहाल वो भारत के लोग जो नागरिक जो है वहाँ पे फंसे हैं उनकी चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी है, बड़ी अच्छी बात है, वो लगा हुआ है तो अच्छी बात है, आना चाहे आ जाए, स्वागत है, उसका अपना घर है। तो आप बुला रहे हैं या वहीं पर रहने की वो सलाह देते हैं? मैं उसको मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान समझता हूँ, वो जो निर्णय लेगा मुझे उसका निर्णय समझ। चलिए माता जी से बात कर लेते हैं, माता जी का इस बारे में क्या कहना है? नमस्कार माता जी। हाँ जी नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे माता जी? आपका एक बेटा यूक्रेन में लोगों की मदद करता हुआ नजर आ रहा है और दूसरा बेटा यूक्रेन से यहाँ पर आकर जी। आई प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन, ये आपने फेसबुक पे पहले ही डाल दिया? हाँ जी, मैंने बिल्कुल 3 दिन पहले माता जी ने एक पोस्ट जो है वो फेसबुक पर साझा की थी जिसमें लिखा हुआ है सुप्रभात, आई प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन, द एल्डर वन अतुल सेठ इज़ डूइंग हिज बेस्ट एफर्ट्स टू हेल्प ऑल इंडियन स्टूडेंट्स एट यूक्रेन। ये एक मैम ने जो है माता जी ने फेसबुक पर स्टेटस जो है वो डाला था, पोस्ट जो है वो डाली थी। तो ऐसा है बेटा, रामायण की एक चौपाई है,
होई है सोई जो राम रची राखा, को करी करते बढ़ावा ही सखा। जो उस प्रभु ने रच रखा है वो होता है बेटा, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो। मैं तो 90 में भी और 92 में भी कार सेवा में भी गई थी, हम दोनों गए थे पति पत्नी। हमारे पड़ोसियों ने हमें बहुत डराया था कि वहाँ गोलीकांड होगा। मुलायम सिंह बैठे थे यादव, तो मतलब जब 3-4 बारी मेरे को पड़ोसियों ने डराया कि वहाँ लाठी चलेगी, गोली चलेगी, अब क्यों जा रही हैं, डॉक्टर साहब को जाने दो। जब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को जाने दो तो मेरा मन बड़ा ख़राब हुआ है। अरे भाई क्यों डॉक्टर साहब को क्यों जाने दूँ, जहाँ वो रहेंगे, जहाँ राम रहेगा सीता तो वहीं रहेगी। तो मैं उनके साथ गई थी और मैंने ये उनको पड़ोसियों को जवाब दिया था। मैंने कहा अगर मैंने अयोध्या में मरना होगा तो वो मेरे को ही चल के जाना होगा अयोध्या में, ना कि अयोध्या यहाँ आएगी। तो मेरे बेटे दोनों बहुत समझदार हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड इंटेलिजेंट। माँ की ममता भी दोनों बहुत वो होती है, माँ की बेटे और बेटियों के लिए। की बात बिल्कुल ठीक है। हेयर आई एम एग्री विद यू, बट इवन देन आई शुड से दैट दे आर बोथ इनफ इंटेलिजेंट। एंड जब भी मेरी उनसे बेटे से बात होती है वो कहता है यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, नॉट ऑफ माइंड। तो अब हौसला मिलता है। तो अब वहाँ के हालात देखकर आपको नहीं, लगता हालात अच्छे नहीं है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि बेटे को बुला लेना चाहिए? मैंने उसको कहा था, मैंने कहा बेटा आ जाओ, फैमिली समेत आ जाओ, छोटा भी आ गया तो तू भी, तेरे को भी आ जाना चाहिए। कहता आप हमारी चिंता नहीं करो। तो आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि आपका बेटा फिलहाल वहाँ वो फॉरेनर हो या भारतीय हो, उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं? किस तरह से गर्व आप महसूस कर रहे हैं? आपकी भी माँ है, ठीक है बेटा, तो मैं भी माँ हूँ। तो रात को जब नींद खुल जाती है, 2 बजे खुल जाए, उसके बाद मेरी आँख नहीं लगती। फिर ध्यान उधर चिंता रहती है। हाँ, चिंता तो माँ होती है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो किस तरह गर्व है कुछ आपको महसूस कर रहे हैं आप कि आपका बेटा फिलहाल? बिल्कुल लिखा है मैंने, तभी तो लिखा है आपको। मैंने अपनी पोस्ट में रोज़ पोस्ट डालती हूँ, तो मेरे पास अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। और मैं इस्कॉन वालों के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। इस्कॉन वाले बहुत उनकी मदद कर रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स की भी मदद करते हैं। और ये मेरे दोनों बेटे इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और लगातार इनका संपर्क बना हुआ है। चलिए ठीक है, गुड़िया भी है, उनसे फिलहाल हम बात कर लेते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? फाइन। यूक्रेन के फिलहाल हालातों को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने खुद एक तस्वीर अभी साझा हमसे की है कि आपका जो स्कूल था उस पर मिसाइल जो है वो दागी की, जिससे कि स्कूल नष्ट जो है वो हो गया। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूक्रेन में बहुत गंदी हालत हुई पड़ी है और मेरे सारे फ्रेंड्स भी वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, हर जगह जैम लगे हुए हैं। लेकिन आई होप सारे निकल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। और जिस तरह से आपके जो पिताजी हैं, उनके बड़े यानी ताऊजी हम कहेंगे, वो फ़िलहाल यूक्रेन में हैं और लोगों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके पिताजी जो हैं वो कैथल में यहाँ से जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य और सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ के लोगों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरह से आप महसूस करते हैं इस चीज़ को? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्राउड फील होता है कि मेरे ताया जी भी और पापा भी ऐसे काम कर रहे हैं और बहुत स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि कैथल के फ़िलहाल चिरंजीवी कॉलोनी में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर यूक्रेन से एक परिवार जो है वो फ़िलहाल कैथल आया था और कैथल में बैठकर जो यूक्रेन में जो भारतीय हैं या फॉरेनर उनकी मदद करते हुए इस समय नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस समय में लोग अपनी चिंता करते हैं, दूसरों की चिंता छोड़ देते हैं। लेकिन कैथल का एक परिवार जो एक यूक्रेन में है और दूसरा कैथल में है, दोनों ही मिलकर फ़िलहाल जो फॉरेनर हैं और जो भारतीय हैं उनकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे आखिरी ये भी जी अभी रोकूंगा, अभी एक ये जस्ट 5 सेकंड पहले मेरे पास मैसेज आ रहे हैं जी कि लगातार मैसेज इनके पास आते हैं हेल्प के लिए कि हमारी हेल्प जो है वो की जाए। लेकिन इसके बाद ये अपने जो हिंदू स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं, अर्जेंट बात है जी, अभी मैसेज ये आया कि खारकोव में रेलवे स्टेशन पर हज़ारों स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हैं ट्रेन के लिए। लेकिन ट्रेन जब आई कुछ घंटों के इंतज़ार करने के बाद तो यूक्रेनियन सोल्जर्स ने उनको उसमें नहीं बैठने दिया। सिर्फ यूक्रेन की महिलाओं को ही उसमें ट्रेन में बैठने दिया गया है और इवन की गन भी उनको गन पॉइंट पे दिखाकर उनको डरा कर ट्रेन में जो है वो चढ़ने नहीं दिया गया है। तो यूक्रेन के सोल्जर्स ने ये जो है वो किया। ये मैसेज मैंने इमीडिएटली जो हमारे PA2 मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स श्री मुरलीधरन जी के PA को मैंने मैसेज अभी भेजा, तो उनकी तरफ से एक एडवाइजरी आई कि जल्दी से जल्दी भारतीय छात्र उस रेलवे स्टेशन को छोड़ दें, वहाँ खतरा अभी ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल, अभी यूक्रेन से सर के पास मैसेज आया। हर एक मिनट पे सिचुएशन चेंज हो रही है
तो उसमें हम कैसे इमीडिएट एक्शन लेके किसको कैसे बचा लें, तो बड़ा एक यानी यूक्रेन के जो सोल्जर हैं उन्होंने भारतीयों को जो है इंडियंस को ट्रेन में जो वो चढ़ने नहीं दिया। जी, ये अब वही है कि जो मैंने बोला कि हालात हर मिनट के बाद चेंज हो रहे हैं। अब से पहले जो कल ट्रेन थी, परसों ट्रेन थी, ये एक यूक्रेनियन सरकार की एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इवैक्यूएशन ट्रेन्स चलाई हुई हैं खारकोव से, क्योंकि खारकोव में ही सबसे ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं और सबसे ज़्यादा गंभीर अभी तक स्थिति जो है खारकोव की है। तो उन्होंने काफ़ी ट्रेन चला रखी हैं, जो दिन में कई ट्रेन हैं जिससे लोग हज़ारों लोग खारकोव से निकल रहे हैं सेफ़ प्लेसेस के लिए। लेकिन आज क्योंकि हाल और बदतर हो गए, क्योंकि कल भी काफ़ी इंडियंस, सैकड़ों इंडियन स्टूडेंट्स निकले हैं खारकोव से उन्हीं ट्रेन से, परसों भी निकले हैं, हर दिन निकल रहे हैं। लेकिन आज ये पहली बार ऐसी खबर आई है कि इंडियन स्टूडेंट्स को आज प्रेफरेंस नहीं दी गई। बिल्कुल, अभी फिलहाल लेटेस्ट हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन से एक फिलहाल एक मैसेज जो है इनको व्हाट्सएप पे मिला है, जिसमें जो यूक्रेन खारगो जो स्टेशन है वहाँ पर काफ़ी भारतीय जो है इस समय ट्रेन का इंतजार करते हैं। जो 3-4 घंटे बीतने के बाद जब ट्रेन आई तो वहाँ पर यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं उनके द्वारा गन पॉइंट पर उनको ट्रेन के अंदर नहीं चढ़ने दिया, और जो यूक्रेन की जो महिलाएँ थी उनको ट्रेन के अंदर जो है वो चढ़ने दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि अब भारत सरकार क्या कुछ कदम ठोस उठाती है। लेकिन इनके द्वारा जो अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उनको ये मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है, और उनके द्वारा ये भी सूचना जो है फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि जारी कर दिया कि जल्द से जल्द जो खारकोव जो स्टेशन है वो जल्द से जल्द छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्राकृतिक घटना जो है घट सकती है। क्योंकि लगातार रूस जो है वो फिलहाल गोलाबारी करता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार वहाँ की दयनीय फोटो और तस्वीरें जो हैं वो लगातार साझा हो रही हैं। सर, अंत में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे भारतीय जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, किसी को किसी तरह की कोई ज़रूरत है या किसी तरह की कोई मदद की दरकार है, तो किस तरह से मदद जो है वो आपसे ले सकते हैं या किस तरह से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा नंबर जो है वो ऑलरेडी वायरल हो चुका है, क्योंकि जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक हमने छोटा सा मैसेज बनाया था, उसमें हमारे जो मित्र हैं कार्यकर्ता सूर्यमणि जी और मेरा 2 लोगों का नंबर उसमें सर्कुलेट हुआ, और वो ऐसा वायरल हुआ कि हमारे पास हजार कॉल्स भारत से, माता पिता उनकी कॉल्स हमारे पास आई, और हमने किसी न किसी तरह से मैनेज करके उनको हैंडल किया, उनको यथासंभव जवाब दिया और उनकी परेशानियों को सुना और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनको पहुंचाया गया। और लोगों ने, पेरेंट्स ने, बच्चों ने हमारी जगह जगह से तारीफ़ की भी मैसेजेस हमारे आ रहे हैं कि आपने कि कितने लोगों की जान बचा ली। तो उसके लिए सर मैं नंबर अगर आप चाहें तो वो नंबर आप बता दें, ताकि किसी की मदद की दरकार हो तो वो मदद आपकी ले सकें। किसी तरह की जानकारी आपसे साझा करना चाहें तो वो मदद की जानकारी आपसे साझा कर पाएँ, क्योंकि इस समय हालात आप खुद जानते हैं कि किस तरह के हो रहे हैं। लेकिन इस समय डूबते को तिनके का सहारा है, और वो तिनका फिलहाल आप लोग हैं, आपका परिवार है जो यूक्रेन में रहकर भी लोगों की मदद कर रहा है और यहाँ पर कैथल में बैठकर भी आप लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, उसमें मेरा नंबर है +38 096 320 6366। ये एक बार और आप रिपीट कर दें ताकि लोग अगर जो सुन रहे हैं जिनको मदद की दरकार है वो इस नंबर पे आपसे मदद जो है वो ले सकें। जी, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है +38 096 320 6366। बिल्कुल, अगर आपको यूक्रेन में जो भारतीय या जो फॉरेनर्स फंसे हुए हैं जिनको मदद की दरकार है, वो जो नंबर बताया गया या जो स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर मदद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आपकी हर संभव मदद वो की जाएगी जो हिंदू स्वयंसेवक संघ आपकी कर सकता है। लेकिन सर इसमें मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा, भारत सरकार किस तरह से काम कर रही है? हिंदू स्वयंसेवक संघ तो काम कर रही है, भारत सरकार किस तरह से काम कर रही है? जी, मेरे हिसाब से भारत सरकार, मोदी सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से और त्वरित, जिसको कहते हैं एकदम अर्जेंट, वो एक्शंस ले रहे हैं। अभी आप सबने सुना ही होगा कि हमारे कम से कम 11 या 12 जहाज़ ऑलरेडी जो वहाँ फंसे हुए लोग हैं वो यूरोप से वापस आ चुके हैं बच्चों को लेकर, और अभी हमारे 4 मिनिस्टर ऑलरेडी 4 बॉर्डर्स पर, जो अलग अलग देशों के बॉर्डर हैं सिटीज़, उसमें रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड, 4 मंत्री चारों देशों के बॉर्डर्स पर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। और हमारी एयरफोर्स भी एक्शन में आ गई है, हमारा एयरफोर्स का जहाज़ भी अब जा रहे हैं अपने फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। और मैं जिसको कहते हैं प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, आज मेरे घर पर नायब तहसीलदार जी और उनकी 4 लोगों की टीम, वो अपनी गाड़ी से आए और उन्होंने हमारे पिताजी से ये जानकारी ली
कि हमारे पास ये सूचना है कि यूक्रेन से जो फंसे हुए लोग हैं वो आपके परिवार से वापस आए हैं, तो हम जानना चाहते हैं उनके बारे में कि वो सकुशल हैं और उनको क्या दिक्कत है, ताकि हम ये दिक्कत जो भी उनको किसी दिक्कतें आ रही हैं तो हम वो आगे भारत सरकार तक पहुंचा सकें और उनका क्या निदान है, क्या उनके कैसे सॉल्यूशन के। तो रियली इससे दिखाई देता है कि ज़मीनी स्तर पर भारत सरकार कैसे काम कर रही है। यानी आप जो भारत सरकार काम कर रही है उससे संतुष्ट हैं और लोग संतुष्ट हैं? जी, मैं जिसको कहते हैं कि संतुष्ट से भी ज़्यादा हैं और हम सरप्राइज़ हैं, आश्चर्यचकित हैं कि कितना ज़मीनी स्तर पर भारत सरकार इसमें काम कर रही है। क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स आए हैं उनकी बहुत दिक्कतें होंगी, ज़रूर होंगी। जो बच्चे अभी पढ़ रहे थे, कोई 3rd ईयर में, कोई 4th ईयर में, अब ऐसी दिक्कतें भी आ रही हैं कि जैसे फाइनल ईयर का बच्चा था, उसका 3 महीने के बाद उसको उसका डिग्री मिलने वाली थी। अब उसका क्या भविष्य है? वो 6 साल पढ़ा, 3 महीने की वजह से उसका भविष्य एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो इस तरह की दिक्कतें घर घर जाकर भारत सरकार अपने लोगों को भेजकर ये जानकारी हासिल कर रही है और उनका सॉल्यूशन भी कुछ निकाला ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद जी। लेकिन एक बड़ा गर्व जो है वो हम कैथल वासियों के लिए है, इस समय है कि एक परिवार जो है यूक्रेन में फंसे तमाम लोगों की मदद जो है वो इस समय करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यूक्रेन में जो फैमिली, इस परिवार का जो बेटा है, जो बड़ा बेटा है, वो यूक्रेन में है और उनसे अभी फ़िलहाल कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं हो पाया। लेकिन जब भी उनसे बात होगी तो वहाँ के हालातों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन बड़ी बात मैंने कुछ देर पहले फिर कही थी कि हमें गर्व होना चाहिए अपने आप पर और ऐसे परिवार पर जो इन परिस्थितियों में भी लोगों की मदद करता हुआ नजर आता है। आप और अन्य खबर के लिए देखते रहें कैथल टीवी।